हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया था। आज हम ये जो यूनिट है फोर्थ, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इस लेक्चर के साथ हमारा ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे मान लो एक एक्स है और एक वाई है। एक्स जो है ये वाई को गुड्स सप्लाई करता है। एक्स जो है ये वाई को गुड्स सप्लाई करता है, क्रेडिट पे देता है वो। तो पहला उसने जो क्रेडिट पे गुड्स दिया था, ट्रांजैक्शन जो इनके बीच में हुआ था, मान लो वो 28 जनवरी को हुआ था 2020। मान लो 5000 रुपीज के गुड्स एक्स ने वाई को सप्लाई किए थे। फिर उसके बाद 29 को एक्स ने और गुड्स सप्लाई किए 3000 रुपीज के क्रेडिट पे। फिर उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हुआ 30 जनवरी को, जो कि 2000 रुपीज के गुड्स उसने एक्स ने सप्लाई किए। ऐसे टोटल अमाउंट कितना बाकी हो गया वाई की तरफ? 10,000 रुपीज। अब वाई ने क्या किया? वाई ने 6,000 रुपीज पे किए। वाई ने 6,000 रुपीज पे किए, पार्ट पेमेंट किया है। तो अब यहाँ पे एक्स जो है ये 6,000 रुपीज जमा करेगा अपने पास। तो वो कौन सी अमाउंट में जमा करेगा? उसने 3 बिल इशू किए थे वाई के नाम से। तो ये 6,000 रुपीज वो किस में जमा करेगा? तो उसके बारे में ये बात कही गई है। पहले तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? अप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। इज इंडिकेटेड मीन्स यहाँ पे अब वाई ने जब पेमेंट किया तो वाई ने पेमेंट देते समय एक्स को बताया कि ये 6,000 रुपीज कौन सी अमाउंट में जमा करना है, किस बिल के अगेंस्ट आप ये 6,000 रुपीज जमा करोगे। मान लो वाई ने कहा कि 3,000 आप ये जमा कर लो, ये 2,000 जमा कर लो, और इस बिल में 1,000 जमा कर लो। तो एक्स को उसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर ने इंडिकेट किया है कि उसको कौन सी अमाउंट पहले जमा करवानी है। तो वही बात कही है, वेयर अ डेटर ओविंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू अ पर्सन। जैसे यहाँ पे वाई है, वाई के ऊपर काफी सारी डेट्स है, अलग अलग बिल है, और वो पेमेंट कर रहा है टू हिम either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। तो वाई ने पेमेंट देते समय एक्स को पहले ही बता दिया कि ये 6,000 रुपीज आप कैसे जमा करोगे। तो ये 3,000 आप जमा कर दो, ये 2,000 जमा कर दो, और इस बिल में 1,000 जमा करना। तो अब एक्स को वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वाई ने उसे कहा है। तो जब डेटर इंडिकेट करेगा तो क्रेडिटर को वही अमाउंट जमा करने होंगे, उसी बिल में जमा करना होगा जैसा डेटर ने कहा है। फिर आगे सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। मीन्स यहाँ पे डेटर ने बताया नहीं है, डेटर ने नहीं कहा है, यहाँ पे वाई ने उसको कुछ कहा ही नहीं एक्स को। बस वाई ने क्या किया, 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज चुपचाप एक्स को दे दिए। अब एक्स क्या करेगा, किस में जमा करेगा? तो उसके बारे में कहा है, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट। उसने इंटीमेट नहीं किया डेटर ने। एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू विच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर मे अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन। एट हिज डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से। तो क्रेडिटर अपनी इच्छा से उसको अप्लाई कर देगा टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड। its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits। दोस्तों, हमारे लॉ में, हमारे इंडियन लॉ में एक लॉ है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आप अगर किसी को क्रेडिट पे कुछ दे रहे हो तो आपको विद इन 3 इयर्स पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो अगर विद इन 3 इयर्स पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना भी है तो विद इन 3 इयर्स ही लेना होगा। अगर आप 3 इयर्स के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उसके अगेंस्ट आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो हो जाती है टाइम बार डेट। 3 इयर्स के बाद में आप उसके ऊपर फिर कभी एक्शन नहीं ले पाओगे। जो कुछ करना है पहले आप एक्शन ले लो 3 इयर्स के अंदर, ऐसा हमारी लिमिटेशन एक्ट कहती है। अगर आप 3 इयर्स के अंदर एक्शन नहीं लोगे तो वो हो जाएगी टाइम बार डेट। फिर
आप उस डेटर के अगेंस्ट 3 साल के बाद एक्शन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे वही बात कही है कि डेटर ने अगर नहीं बताया है तो क्रेडिटर की इच्छा के ऊपर है, क्रेडिटर के ऊपर है उसको कैसे अप्लाई करना है। चाहे उसकी रिकवरी बार्ड हो या ना हो, मीन्स वो हो सकता है टाइम बार्ड हो गई हो, 3 साल से ज्यादा समय उसको हो गया हो, उसमें भी क्रेडिटर जमा कर सकता है। ठीक है, तो अगर डेटर ने बताया है तो वैसा होगा, और डेटर ने नहीं बताया है तो फिर क्रेडिटर अपनी मर्जी से उसको जैसे जमा करना है वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, म्हणजे किसी भी पार्टी ने अप्लाई नहीं किया है, अप्रोप्रिएट नहीं किया है, तो उसमें क्या होगा, पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के ऑर्डर में होगा। ना तो डेटर ने कुछ बताया और ना ही क्रेडिटर ने उसको अप्लाई किया है, तो उस पेमेंट को कैसे अप्लाई माना जाएगा, उसको माना जाएगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मीन्स जो बिल पहले इशू हुआ था वो पेमेंट 6,000 रुपीज उसमें जमा हो गए हैं ऐसा माना जाएगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं आपको कहूँ तो पहला बिल कौन सा था, 5,000 का, तो यहाँ पे न तो वाई ने बताया और ना ही एक्स ने अप्रोप्रिएट किया, तो हमारा लॉ कहता है कि इसका अप्रोप्रिएशन कैसे माना जाएगा, ऐसे माना जाएगा टाइम के ऑर्डर में। तो टाइम के ऑर्डर में माना जाएगा, जो पहले बिल आया है पहले उसमें पैसे जमा माने जाएंगे। मीन्स यहाँ पे 6,000 रुपीज में से 5,000 इधर जमा हो गए और 1,000 रुपीज इधर जमा हो गए, ऐसा माना जाएगा। उसके बाद कहता है इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, इक्वल स्टैंडिंग का मतलब सेम डेट पे दो बिल है, मान लो सेम डेट पे दो बिल है, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। मीन्स अगर दो बिल एक ही डेट पे है तो फिर प्रोपोर्शनेटली उसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट का अप्लीकेशन था, तीन हिसाब से था, तीन अलग अलग तरीके इसमें बताए गए हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। मीन्स दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि हमको कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना ही नहीं है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है। तो ऐसे कौन से केसेस है जिसमें दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड करती है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है, हमको कैंसिल करना है। मीन्स उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो किया है, अब दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से म्यूचुअल एग्रीमेंट से पीछे हट रहे, वो कैंसिल कर रहे हैं अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कौन कौन से केसेस में हो सकता है। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोवेशन का मतलब क्या होता है। नोवेशन का मतलब होता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से चाहती है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाए दूसरा, तो जैसे ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वो बनाएंगे तो जो ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अब वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो कभी कभी ऐसा होता है दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, अब दोनों पार्टीज की मर्जी है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करें एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, तो जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है रिसीशन। रिसीशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है। नोवेशन और रिसीशन में फर्क क्या है, नोवेशन में क्या होता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसकी वजह से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो था अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब न्यू परफॉर्म करेंगे दोनों। और रिसीशन में क्या होगा, रिसीशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड करेगी कि अब हम परफॉर्म नहीं करेंगे, दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैंसिल कर रहे हैं, उससे कहते हैं रिसीशन। मीन्स नया कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है रिसीशन के केस में, बस ओल्ड वाला कैंसिल हो जाता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। और अल्टरेशन, अब अल्टरेशन में भी क्या होगा, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की जाएगी। अब जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करोगे तो ये तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन ये अल्टरेशन जो होगा, ये अल्टरेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस तो होते हैं लेकिन वो बहुत माइनर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं करना पड़ता है। नोवेशन में क्या होता है, नोवेशन में भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती है लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं वो मेजर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको एक अलग से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो ओल्ड को रिप्लेस करता है। यहाँ पे अल्टरेशन में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होगी लेकिन इसकी वजह से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ओल्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट से ही काम चल जाएगा,
ओल्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही आप छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको आप अल्टर कर रहे हो, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नोवेशन। तो नोवेशन के केस में क्या होता है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो रखा था उसको वो कैंसल कर देते हैं, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिसीशन। रिसीशन में क्या था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट था और दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम परफॉर्म नहीं करेंगे। A contract is also discharged by rescission when the parties to a contract agree to rescind it. The contract need not be performed, means cancel हो रहा है। Only the old contract is cancelled and no new contract comes to exist in its place. Novation में क्या हो रहा था, ओल्ड था उसकी जगह पे नया आ रहा था, तो ओल्ड परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और रिसीशन में क्या हो रहा है, एक ही है और उसको कैंसिल किया जा रहा है, कोई नया हम उसकी जगह पे नहीं बना रहे। ठीक है। दोनों भी जो होगा, दोनों नोवेशन का केस जो है और रिसीशन का केस है, दोनों में क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। मीन्स दोनों पार्टीज रेडी है, दोनों पार्टीज मिल के डिसाइड कर रही है कि हमको अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब अल्टरेशन के केस में देखते हैं क्या होता है। अल्टरेशन के केस में क्या होगा कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अल्टर की जाएगी। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड with the result that it need not be performed. In other words, a contract is also discharged by alteration. The terms of contract may be so altered by mutual agreement that the alteration may have the effect of substituting a new contract for the old one. तो दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है नोवेशन और अल्टरेशन में। क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। नोवेशन में क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन। एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर देता है किसको, ओल्ड वाले को। ये कैसे हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की गई हो, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती है ये मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है, उसकी वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना होता है। ठीक है। अल्टरेशन में क्या होगा, अल्टरेशन में भी टर्म्स जो होगी, टर्म्स एंड कंडीशन वो अल्टर की जाएगी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली वो सेम रहेगी। हो सकता है यहाँ पे जो पार्टीज है वो चेंज हो जाए। मीन्स एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट अब वो कैंसिल कर रहे हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसमें एक्स वाई और जेड तीन लोग रहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज चेंज हो गई। और अल्टरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है ये चेंज नहीं होने वाली है, ये वैसे के वैसे ही रहने वाली है, तो उनके ही बीच में होगा। तो अल्टरेशन में कभी भी पार्टी चेंज नहीं होती है, जो जिनके बीच में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था ना वही पार्टीज आगे कंटिन्यू करेगी, खाली उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और नोवेशन में हो सकता है पार्टीज ही चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। इन केस ऑफ नोवेशन देयर इज ऑल टुगेदर अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल टुगेदर का है कि मीन्स पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है नया आ जाएगा और ओल्ड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था कैंसिल हो जाएगा। और अल्टरेशन में जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूट हो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे माइनर टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज किया हो, ओरिजिनल जो एग्रीमेंट बना के रखा था उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ अल्टरेशंस किए गए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है प्रॉमिस ही खुद बोल देता है कि आप मत परफॉर्म करो। वैसे तो प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा, लेकिन अब प्रॉमिस ही कह रहा है कि ठीक है अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है कि अब इतना परफॉर्मेंस मत दो, तो प्रॉमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे ए जो है, ए के ऊपर लोन था, उसने बी से 5 लाख रुपीज लिए थे, तो वो ए जो है बी को 5 लाख रुपीज देने वाला था। ए ने पे किया और बी ने एक्सेप्ट किया, कितने, 2 लाख रुपीज ए ने पे किए। लेकिन इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट, ए ने कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपीज ही है, मैं आपको 2 लाख रुपीज देता हूँ। बी ने कहा ठीक है आप 2 लाख रुपीज दे दो, बाकी के पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, आपका फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी ने उसका पार्ट परफॉर्मेंस एज अ होल परफॉर्मेंस करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी के 3 लाख रुपए ए को देने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉमिसी ने क्या किया, यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस जो है वो वेव कर दिया। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में कहा है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, और वॉइड करने के लिए उसको
आवाज उठानी पड़ेगी, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो पार्टी चुप रहती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानते हैं। मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ, मुझे मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ, मैं उसको वॉइड कर सकता हूँ, तो मैं जब एक्शन लूंगा तो वो वॉइड हो जाएगा। तो इसमें ये बात कही गई है कि अगर वो कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और मैं उसको वॉइड कर रहा हूँ, मीन्स मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं आवाज उठा रहा हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए, कैंसिल करना है इसको, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कुछ भी बेनिफिट मुझे पहले मिल चुका है, मुझे ये बेनिफिट अदर पार्टी को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कंपनी, बहुत बार ऐसा होता है कि वो पॉलिसी रिसेंड कर देती है ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। इंश्योरेंस कंपनी का रूल होता है, जैसे आप एल आई सी कंपनी का इंश्योरेंस निकालोगे ना, तो आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकालोगे तो आपको एल आई सी को बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना होगा कि मेरे पास ऑलरेडी दूसरी कंपनी का भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये इंश्योरेंस कंपनी का रूल होता है। तो मैं अगर एल आई सी से पॉलिसी निकलवा रहा हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवा रहा हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी एस बी आई का लाइफ इंश्योरेंस है, तो मुझे ये एल आई सी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरे पास एस बी आई का भी लाइफ इंश्योरेंस है। ये एक कंडीशन होती है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और मान लो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, तो उस केस में बाद में अगर एल आई सी को पता चल गया तो वो मेरी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। और अगर वो पॉलिसी कैंसिल करेगी तो जो उसने मुझसे प्रीमियम कलेक्ट किया है अभी तक का, उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। तो ये जो कैंसिल कर सकती है एल आई सी, ये हो गया वॉइडेबल, वो वॉइडेबल कर सकती है, तो वो एक्शन उठाएगी, मीन्स वो कैंसिल कर सकती है। उसने कैंसिल कर दिया तो जो कुछ भी बेनिफिट उसको मिला था मेरी तरफ से, मीन्स जो मैंने प्रीमियम भर दिए है अभी तक, वो मुझे वापस करेगी, उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, तो जैसे वॉइडेबल है मीन्स मैं कर सकता हूँ उसको वॉइड, तो जो कुछ भी बेनिफिट मुझे मिला है मुझे वो सामने वाले को रिस्टोर करना पड़ेगा। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स हु हैव रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट। तो कोई वॉइड एग्रीमेंट था, कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिला है तो मुझे वो अदर पार्टी को रिस्टोर करना पड़ेगा। सिंपली कहने का मतलब लॉ लॉ एक ही बात कहता है कि अगर आपने दूसरे से कुछ बेनिफिट उठाया है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, तो फिर आपने जो भी बेनिफिट सामने वाले से लिए है वो उसको वापस कर दो। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन ऑफ रिसीशन। रिसीशन का मतलब होता है कैंसल करना। तो यहाँ पे जो भी आप कैंसिल कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका कम्युनिकेशन अदर पार्टी को करना जरूरी है। कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की इच्छा है। तो आप अगर कैंसिल करना चाहते हो तो आप अदर पार्टी को कम्युनिकेट करो। जैसे आप ऑफर कम्युनिकेट करते हो, हमने ऑफर वाले चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन रिसीशन का भी होगा। उसमें हमने प्रोपोजल कैसे रिवोक होता है उसका कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वो हमने पढ़ा था। यहाँ पे भी रिसीशन अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो उसका भी आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी है। फिर उसके बाद effects of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, if an apprentice refuses to learn the teacher cannot be held liable for not teaching। मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉमिसर प्रॉमिस तो करता है कि मैं परफॉर्म करूंगा, लेकिन उसके लिए प्रॉमिसी को खुद वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी प्रॉमिसर परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप खुद ही प्रॉमिसी खुद ही मना कर रहा है, खुद ही वो निग्लेक्ट कर रहा है कि मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा, तो प्रॉमिसर उसमें क्या कर सकता है, आप प्रॉमिसर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कोई स्टूडेंट है, टीचर ने प्रॉमिस किया कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट खुद प्रेजेंट नहीं रहता है, खुद अपसेंट रहता है, तो वो टीचर को ब्लेम नहीं कर सकता है, टीचर को लायबल नहीं कर सकता है कि आप पढ़ाते नहीं हो। वो पढ़ा टीचर पढ़ाने को रेडी है लेकिन वो खुद ही अपसेंट है, तो अब टीचर जो है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो उसको कुछ परफॉर्म करने की आप जरूरत नहीं है। ठीक है। एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर सबसे लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं इस यूनिट के, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 स्टार करूंगा। काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज मीन्स खत्म होना। कैसे खत्म होता है, तो सबसे पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जैसे दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस किया था, दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो इसमें दो आते हैं, एक आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक आता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो मैंने प्रॉमिस किया वो मैंने परफॉर्म किया,
और प्रोमिसी ने भी मेरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया। जैसे उसने मुझे गुड्स डिलीवर करने के लिए बोला था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो मैंने एक्चुअली गुड्स उसको डिलीवर किए और उसने भी गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब था ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर परफॉर्म, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो उस केस में हमने देखा था कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरी इच्छा है परफॉर्म करने की, मैंने किया भी, लेकिन प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो गुड्स की मुझे डिलीवरी देनी थी, मैं गुड्स वहां पे लेके गया, लेकिन प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब उस केस में भी मुझे अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, अब मुझे वो लायबल नहीं कर सकता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है तो उसके बाद अब मुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो जो कुछ भी मेरा लॉस होगा मैं उसके लिए उससे क्लेम करूंगा और आगे परफॉर्म नहीं करूंगा। फिर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज ने बैठ के डिसाइड किया कि अब हम आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, मीन्स हम कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। तो उसी समय क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था नोवेशन, रिसीशन, अल्टरेशन, रिमिशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो उसमें क्या होता, उसमें वही हुआ था कि दोनों पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करती है कि हम हमको परफॉर्म नहीं करना है। फिर आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करते हो न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लाते हो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस टाइप की यहाँ पे बात हो रही है। फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, जो परफॉर्मेंस देना है वो इम्पॉसिबल हो गया। अब हमने ये बात पहले ही सीखी है, हमने देखा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम तभी वैलिड मानेंगे जब परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल है। अगर परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि पहले तो परफॉर्मेंस करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसको कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। में सुपरवेनिंग का मतलब होता है सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट म्हणजे पहले पॉसिबल था परफॉर्मेंस, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया, सब्सीक्वेंटली कुछ ऐसा हो गया कि अब वो इम्पॉसिबल हो गया। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स पहले भी दिए। गुटके वाला एग्जांपल मैंने आपको किया। जैसे मेरा एक दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं उसको गुटखा सप्लाई करूंगा, तब गुटखा बैन नहीं था। बाद में जब डिलीवरी की बारी आई उससे पहले ही गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन ला लिया, तो अब मैं उसको कैसे डिलीवर कर सकता हूँ। तो ये हो गया सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किस किस रीजन की वजह से हो सकता है। तो पहला कहा गया है कि हो सकता है कि कभी लॉ में चेंज हो जाए, जो हमको पता ही ना हो कि ये चेंज होने वाला है। फ्यूचर में बहुत बार ऐसे होता है कि लॉ में चेंजेस होते हैं, अपने को पता नहीं होता है। तो अनफोर्सिन चेंज इन लॉ, आइडिया ही नहीं था कि कभी लॉ में चेंज हो जाएगा। फिर बहुत बार ऐसे होता है कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे मुझे गुड्स डिलीवर करने थे और अचानक गुड्स डिलीवर करने से पहले मुझे कल गुड्स डिलीवर करने और आज मेरे यहाँ पे गोडाउन में आग लग गई। आग लग गई, सारे गुड्स जल के राख हो गए। तो सब्जेक्ट मैटर ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो बहुत ही एसेंशियल था परफॉर्मेंस के लिए। तो उस केस में भी अब इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वॉज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इनकेपेसिटी लाइक डेंजरस मेलेडी। हो सकता है कभी कभी ऐसी घटना घटी हो जो हमारे लिए अच्छी ना हो, कोई खराब घटना घट गई उसकी वजह से पर्सनल इनकेपेसिटी, जैसे जो पर्सन है जिसको परफॉर्म करना था वही पागल हो गया, उसी के साथ कुछ हादसा हो गया, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अब परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर उस केस में ऐसा होता है। या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कभी वॉर डिक्लेयर हो गया दो कंट्री के बीच में, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत ईजी है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। बहुत बार ऐसे होता है कि टाइम डिसाइडेड होता है, टाइम पे अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो बाद में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे लिमिटेशन एक्ट के बारे में मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे इंडिया में एक लॉ है लिमिटेशन एक्ट करके, जो कहता है कि अगर आप क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हो तो विद इन 3 ईयर्स उसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। और अगर 3 ईयर्स के अंदर नहीं आ रही है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स। अगर आप 3 ईयर्स के अंदर एक्शन नहीं ले रहे हो, 3 ईयर्स हो गए और अब अभी भी ऐसे बैठे हो, तो 3 ईयर्स के बाद आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। तो वही बात यहाँ पे कही है, ठीक है।
एग्जाम्पल में भी बताया है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, हो सकता है प्रोमिसर के साथ कुछ हो गया, प्रोमिसर की डेथ हो गई या प्रोमिसर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब उसके लिए परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, तो कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है तो अब जो आगे कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे दो ब्रीच आती है, ये हम अगले यूनिट में पढ़ने वाले हैं। एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जैसे आज परफॉर्म करना था, जैसे फॉर एग्जांपल शादी थी मेरे यहाँ पे, मेरे घर पे शादी थी, तो मैंने कैटरिंग वाले को बुक करके रखा था और उसको मैंने डेट बोल के रखा था, तो आज वो डेट है, आज मेरे घर पे शादी है, तो वो कैटरिंग वाला आने वाला था और अचानक वो आने से मना कर रहा है या फिर आ नहीं रहा है, तो वो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। इसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मीन्स जो डेट पे, जो ड्यू डेट थी परफॉर्मेंस की, उसी डेट पे मना कर रहा है वो सामने वाला परफॉर्म करने से, उसी डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तो ये हो गया एक्चुअल ब्रीच। और एक होता है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है वो टाइम नहीं आया है, शादी का दिन अभी तक आया नहीं है, कुछ दिन पहले वो सामने वाला परफॉर्म करने से मना कर रहा है, तो ये होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये फिर भी हम आगे डिटेल में अगले यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये भी हमने थोड़ी देर पढ़ा। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोमिसी खुद ही वेव कर देता है, वो बोलता है प्रोमिसर को कि आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल वही दिया हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा था, तो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, ये भी हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे होता है कि प्रॉमिसर परफॉर्मेंस दे पाएगा तभी जब प्रॉमिसी वहां पे प्रेजेंट होगा, और प्रॉमिसी वहां पे अगर अब्सेंट है, वो खुद को मुझे प्रॉमिसर के सामने नहीं ला रहा है, तो अब प्रॉमिसर कैसे परफॉर्म कर पाएगा, वो अपना परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, स्टूडेंट और टीचर वाला एग्जाम्पल, तो वही बात कही है। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है मर्जर ऑफ राइट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पहले कोई पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जो इंफेरियर राइट्स का था, अभी मैं उसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सुपेरियर राइट्स वाला, जिसमें मुझे ज्यादा राइट्स मिलेंगे, तो ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट मैं करने जा रहा हूँ उसकी वजह से जो इन्फेरियर राइट्स थे मेरे, अब वो सुपेरियर में मर्ज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर मिस्टर एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने मिस्टर एक्स से उसका घर रेंट पे लिया हुआ है और हम दोनों के बीच में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैंने कहा था अगले 3 साल तक ये घर मुझे रेंट पे चाहिए, और हम दोनों के बीच में रेंट डिसाइड हुआ था 10,000 पर मंथ। और मान लो अभी तक 3 साल खत्म नहीं हुए हैं, अभी 1 ईयर ही खत्म हुआ है, 2 ईयर्स और बाकी है, और मेरे पास पैसे आ गए, मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई, मान लो कहीं से भी मेरे पास इनकम जनरेट हो गई, और मेरे पास 50 लाख रुपीज जमा हो गए, तो मैंने कहा ये घर अब मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मिस्टर एक्स ने कहा ये घर आपको मैं 40 लाख रुपीज में दूंगा। मैंने कहा ठीक है, ये लो 40 लाख रुपीज। तो 40 लाख रुपीज मैंने दे दिए उसको, और वो जो घर था उसका वो मैंने परचेज कर लिया, मेरे नाम पे कर लिया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वो जो 2 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाकी था जिसमें मुझे उसको रेंट पे करना था, क्या अब मिस्टर एक्स मुझे वो 2 साल में रेंट मांगेगा? नहीं ना। मैंने जो 1 ईयर में रेंट पे कर दिया बस उतना ही। मैंने घर परचेज कर लिया है, तो क्या अभी भी जो हमारा ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड रहेगा? नहीं, वो वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो जो थे मेरे रेंट वाला जो मेरा राइट था, वो मेरे इन्फीरियर राइट्स थे, और अब जब मैंने वो घर परचेज कर लिया है तो मेरे पास सुपेरियर राइट्स आ गए हैं, तो मेरे इन्फीरियर राइट्स ये सुपेरियर राइट्स में मर्ज हो गए, तो अब ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो परफॉर्म करने की अब जरूरत नहीं है। घर परचेस करने के बाद अब एक्स मेरे पास नहीं आएगा रेंट लेने को, वो ऐसा नहीं बोलेगा रेंट दो, वो अगर आया तो मैं बोलूंगा काय का रेंट, अब घर मेरा हो चुका है ना। तो उस केस में इन्फेरियर राइट्स जो थे मेरे, वो सुपेरियर राइट्स में मर्ज हो गए, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था ओल्ड वाला रेंट वाला, वो अब डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये जो यूनिट है ये खत्म कर दिया। बहुत अच्छा यूनिट था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अगले लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है
बस थोड़ा सा ही बचा है। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स में हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में नए यूनिट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।